नागलोक में सुबह का सुहाना मौसम था। हवाएं सनसनाती हुई बह रही थी। मौसम का आनंद लेते हुए इच्छा नाम की नागिन हरे हरे वृक्षों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी उसे झरने से कुछ दूरी पर दलदली सी जमीन पर एक खिला हुआ बहुत ही सुंदर सा सफेद कमल का पुष्प दिखाई देता है। वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी सखी वर्षिका आ जाती है और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, इच्छा, अरे ओ इच्छा, कहाँ खो गई? वर्षिका तू? अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। देखना, उस तरफ श्वेत कमल का पुष्प कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है। पुष्प तो सभी लुभावने होते हैं इच्छा। चल अभी पूजा का समय हो चला है, शीघ्र ही मंदिर पहुँचते हैं। नहीं, मुझे उस कमल पुष्प को अपने हाथ में लेने की इच्छा हो रही है। मेरे लिए तू उस पुष्प को वहाँ से ला सकती है? तेरी इच्छाएं भी अजीब हैं इच्छा। अरे वो कमल पुष्प दलदली जमीन पर है। मैं नागिन हूँ, धरती पर रेंग सकती हूँ, दलदल में नहीं। पर मुझे अपनी इस कमल पुष्प को पाने की इच्छा को भी किसी भी हालत में पूरा करना है। तो खुद को मेरी सखी कहती है ना, तो फिर तो मेरी इतनी सी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। अब तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं उस दलदली जमीन पर उतरकर अपने प्राण त्याग दूं क्या? इतनी ही इच्छा प्यारी है तो खुद क्यों नहीं चली जाती उस दलदली जमीन पर रेंगने? हाँ? कुछ दूरी पर खड़ा इच्छा नागिन का प्रेमी अर्धव नाग दोनों की बातें सुन रहा होता है और इच्छा नागिन की इच्छा को जानकर वो उस कमल पुष्प को अपनी शक्तियों के प्रयोग से बिना उस दलदली जमीन पर जाए अपने हाथों में प्रकट कर लेता है और मुस्कुराते हुए दोनों के समक्ष जाता है। उसके हाथ में कमल पुष्प देखकर दोनों हैरान होती हैं और पलटकर उस दलदली जमीन पर देखती है जहाँ पर वो पुष्प लगा हुआ था। अधर्म, ये पुष्प तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो वहाँ। तुम्हारी इच्छा थी ना इस पुष्प को हाथ में लेने की, तो बस मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तुम मूर्ख प्रतीत नहीं होते अधर्व, तो अपनी इस इच्छा से ही प्यार करने वाली नागिन की इच्छा पूर्ति के लिए क्यों अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रयोग करते हो? तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है वर्षिका? अपनी इच्छाओं से प्यार तो हर एक प्राणी को होता है, तो मैं भी इच्छा प्यारी हूँ। क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं को उल्टे सीधे तरीके से पूरा करने का प्रयास करती हो। यदि अधर्व पुष्प नहीं लाता तो तुम मुझे उस दलदली जमीन पर भेजने वाली थी। किंतु ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और सखी होकर तुम व्यर्थ में क्यों बहस कर रही हो? अधर्व, ये तो ऐसी ही है। तुम तो मुझे ये पुष्प दो ना, कितना श्वेत है ये। तभी अर्धव पुष्प को इच्छा के हाथों में देता है और पुष्प को स्पर्श करते ही इच्छा की आंखों में चमक आ जाती है। तो वर्षिका मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इच्छा नागिन को नागलोक के सभी नाग नागिन इच्छा प्यारी नागिन माना करते थे, क्योंकि उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। उसे अपनी इच्छाओं से सबसे ज्यादा प्यार था, जिसे पूर्ण करने के लिए वो किसी बात की परवाह नहीं करती थी। एक रोज वो अपने कक्ष में दर्पण में अपने रूप को निहारते हुए कहती है, वैसे तो मैं इस नागलोक की सबसे रूपवती नागिन हूँ, लेकिन फिर भी यदि मैं अपने रूप को थोड़ा और निखार लूँ, थोड़ी और बढ़ोतरी कर लूँ, तो फिर सारी अप्सराएं मेरे आगे फीकी पड़ जाएंगी। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके भवन में कार्य करने वाली एक दासी वहाँ एक पात्र में चंदन का लेप लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लेप आपकी माँ ने आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिजवाया है। अच्छा, माँ भी ना, चाहे मैं उनसे कहूँ चाहे ना करूँ, वो मेरी इच्छा से परिचित तो हो ही जाती है। वैसे एक बात बताओ, इसे लगाकर मैं अप्सरा जैसे खूबसूरत दिखूंगी ना? माफ करना इच्छा नागिन, किंतु अप्सराओं जितने सुंदर दिखने के लिए इच्छा नागलोक में रहकर तो ये पूरी नहीं हो सकती। मतलब मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोग जाना होगा? क्यों नहीं, आप तो एक इच्छा प्यारी नागिन हो। आपकी इच्छा से प्यारा आपके लिए और क्या है। मेरी मानो तो आप पृथ्वी लोक जाकर अपना श्रृंगार करवाओ, फिर देखना आपकी सुंदर दिखने की इच्छा कैसे पूरी होती है। इतना कहकर दासी नागिन वहाँ से चली जाती है और इच्छा खुद को सुंदर बनाने की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपने प्रेमी अर्धव से पृथ्वी लोक जाने की बात कहती है, जिस पर अर्धव कहता है, किंतु पृथ्वी लोक पर बिना किसी आवश्यक कार्य के जाने की आज्ञा किस प्रकार मिलेगी हमें? तो बिना आज्ञा के ही प्रस्थान करते हैं ना। मुझे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। किंतु तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो इच्छा,
तो ये बेकार की इच्छा पूर्ति क्यों करना चाहती हो? तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो, परंतु मैं सबसे सुंदर नागिन बनना चाहती हूँ। इसलिए जब तक मैं पृथ्वी लोक से वापस ना आ जाऊँ, तुम सबसे कहना कि मैं वन में एकांत में ध्यान में लीन हूँ। किंतु इच्छा सुनो तो सही। इच्छा नागिन अर्धव की एक नहीं सुनती और इंसानी रूप धारण कर पृथ्वी लोक पहुंच जाती है, जहां वो एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना श्रृंगार करवाती है और खुद को दर्पण में देखकर अचंभित होते हुए कहती है, अविश्वसनीय, ये मेरा रूप है, यकीन नहीं हो रहा। वास्तव में उस दासी ने सत्य कहा था, पृथ्वी वासियों की कला भी अद्भुत है। ओ मैडम, इतना भी हाथ मत लगाओ चेहरे पर, सारा मेकअप हाथ पर ही चिपक जाएगा। चलिए जल्दी पेमेंट कीजिए और निकलिए यहाँ से, और भी लोगों का अपॉइंटमेंट है। कितनी कड़वी तरह से बात कर रही हो तुम। कुछ क्षण रुक जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अरे मैडम, पेमेंट तो कर दो जब तक। वो क्या होता है? मेरी इच्छा पूर्ति हो गई, बस इतना काफी है। दिमाग घर पर छोड़कर आई हो क्या? इस थोपड़े पर जो मेकअप पुतवाया है उसके पैसे दो और निकलो। क्या ये मुझसे सुंदर बनाने का मूल्य चुकाने को कह रही है? किंतु इस लोक में मूल्य कैसे चुकाते हैं? सुनो, कितना मूल्य हुआ? पूरे 5,000 रुपए। इनकी मुद्राओं का ज्ञान तो है ही नहीं मुझे। लगता है ये उचित समय है नागलोक लौट जाने का। इतना कहकर वो झट से वहाँ से गायब होकर नागलोक लौट आती है और पार्लर वाली ये सब देखकर हैरानी से बेहोश हो जाती है। नागलोक में जैसे ही इच्छा नागिन अपने भवन जाने के लिए मार्ग से गुजर रही होती है, तो सभी उसका मेकअप किया हुआ चेहरा देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो मन ही मन प्रसन्न होती रहती है और साथ ही अपनी एक और इच्छा पूर्ति होने पर बहुत खुश होती है। समय बीतता है। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही होती है, तो देखती है कि आसमान से एक देवता और बहुत ही सुंदर अप्सरा नागलोक में प्रकट हुए हैं और नागराज के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके ठाट बाट देखकर इच्छा के मन में एक नई इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका जिक्र वो अपनी सखी से करते हुए कहती है, वर्षिका, मुझे ना देवलोक भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। मुझे भी अप्सराओं की भांति देवलोक के जीवन से परिचित होना है। ये लो, इच्छा प्यारी नागिन की अनोखी इच्छा सुनो। देवलोक का भ्रमण, अरे वो पृथ्वी लोक नहीं है जहाँ मुंह उठाए और चल दिए। वहाँ नागलोक वासियों का जाना वर्जित है। अगर तुझे जाना भी है तो तुझे नागराज की आज्ञा प्राप्त करनी होगी या इस नागलोक की सबसे जहरीली नागिन बनना होगा, क्योंकि जहरीली बनेगी तभी तो शक्तिशाली नागिन होगी तू। इस जन्म में तो नागराज मुझे आज्ञा देने से रहे, तो मुझे अब जहरीली नागिन बनना होगा। जहरीली नागिन बनने के लिए इच्छा को जरूरत थी बहुत अधिक मात्रा में जहर पीने की, जिसके लिए वो उन रेंगते हुए नाग नागिनों को डसती है जो इच्छाधारी नहीं थे और उनका जहर पीती है, जिसकी वजह से कई नाग नागिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये खबर जैसे ही नागराज तक जाती है, वो इच्छा की नागलोक में सभी से पूछताछ करवाते हैं, जिससे वर्षिका के बताने से इच्छा नागिन के बारे में सबको पता चल जाता है। तभी तुरंत इच्छा को नाग दरबार में बुलाया जाता है। नागिन इच्छा, तुम अपनी इच्छा के मोह में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही नागलोक वासियों को मृत्यु देने लगी। तुम इतनी इच्छा प्यारी किस प्रकार हो सकती हो? इस अपराध के दंड में मैं तुमसे तुम्हारा इच्छाधारी होने का वरदान छीनता हूँ, ताकि तुम्हारी कोई इच्छा ना रहे। माफ करे नागराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने इच्छाधारी होने का वरदान कितनी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब से मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगी। नागिन इच्छा के गिड़गिड़ाने पर नागराज उसे अंतिम चेतावनी देकर क्षमा कर देती है, जिसके बाद से नागिन इच्छा को अपनी इच्छाएं अपनी शक्तियों से अधिक प्यारी नहीं रहती। निशिका अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही होती है। जैसे ही वो बेड के कंबल को तय करने के लिए खींचती है, तो वो उससे उठता नहीं है और तभी वो कहती है, हाय राम, ये कंबल कितना भारी है। न जाने सासू माई से ओढ़कर कैसे सोती थी। इतना कहकर वो दोबारा कंबल को उठाने के लिए जोर लगाती है, लेकिन कंबल टस से मस नहीं होता, जिसके बाद वो पूरी जान लगाकर
कंबल को खींचती है। तभी उसकी सास मंजुला की आवाज आती है। अरे ओ नासपिटी, कोई और काम नहीं है क्या तुझे जो मेरा कंबल उठाने के फालतू काम में लगी पड़ी है? अरे सासू माँ, कंबल सुखाने के लिए यहाँ से हटा रही हूँ, पर ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जितना जोर मैं इधर से लगा रही हूँ उतना ही जोर दूसरी तरफ से कोई लगा रहा है। कोई खींच नहीं रहा, बल्कि मैं ही पकड़ कर बैठी हूँ कंबल। सुबह सुबह परेशान करने चली आती है, जा जाकर कहीं और सफाई कर ले। तभी वहाँ निशिका को आवाज लगाते हुए उसका पति प्रणीत आता है, तो देखकर हैरान हो जाता है कि निशिका हाथ में कंबल पकड़े अपनी सास का नाम लेकर बातें कर रही होती है। ओहो सासू माँ, आप भी ना हमेशा काम करते हुए मुझे टोकती रहती हो। अभी मैं यहाँ आई हूँ, कंबल लेकर जाऊंगी, छोड़िए। निशिका, निशिका। देख रहे हो ना प्रणीत जी, फिर कहोगे कि मैं ही सासू माँ से लड़ती फिरती हूँ। निशिका, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, या दिन दहाड़े जागते हुए सपने देख रही हो? भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं, माँ को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। सुनकर हैरानी हुई ना दोस्तों, लेकिन सच में निशिका की सास अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत की कहानी जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मंजुला अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ा रहा करती थी। एक दिन जब मंजुला कमरे में आराम कर रही होती है, तभी निशिका उसकी दवाई और पानी लेकर कमरे में आती है। सासू माँ, सासू माँ, अरे ओ बीमार बुढ़िया निकल ली क्या? सासू माँ, अरे क्यों भोपू की तरह बज रही है? बहरी नहीं हूँ मैं, क्या है? जब बहरी नहीं हो तो एक बार में सुन लिया करो ना, दवाई लेकर आई हूँ, ले लो। जब देखो ये रंग बिरंगी गोलियां उठा लाती है। अरे इसकी जगह कुछ पकवान खिलाएगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है का तो पता नहीं, पर दवाई नहीं खाओगी तो जल्दी ऊपर पहुँच जाओगी, इसीलिए बिना नखरे किए दवाई खा लो। अरे कल मुही मरे मेरे दुश्मन, कुछ हो जाए देख लियो, मैं तो ना मरूंगी, यहीं रहूंगी हमेशा। इस गोली की पोटली को रख दे यहीं और कुछ चटपटा बना कर ले आ। खांसते खांसते सांस फूल रही है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, लेकिन फरमाइशें सारी पूरी करनी है बुढ़िया को। क्या भगवान, ना इन्हें ठीक कर रहे हो ना इन्हें निपटा रहे हो, बिस्तर में लेटे लेटे बस फरमाइशें करती रहती है। ये भगवान को आंखें क्या दिखा रही है? कितने भी सिफारिश कर ले तू, मैं ना मरने वाली, कह देती हूँ। ओहो सासू माँ, आपके मरने की सिफारिश नहीं लगा रही, मैं तो ये सोच रही हूँ कि चटपटे में ऐसा क्या बनाऊं जो आपको बच जाए। इतनी फिक्र का नाटक मत कर, क्योंकि मैं हाँ हाँ, आप नहीं मरने वाली, समझ गई। दवाई खा लो, जा रही हूँ मैं बनाने। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। निशिका अपनी बीमार सास की अच्छे से देखभाल करती, लेकिन साथ में अपनी बीमार सास से छुटकारा पाने की दुआ भी करती। ऐसे ही एक दिन अचानक मंजुला की तबीयत बिगड़ती है और वो ज्यादा ही खांसने लगती है। तभी वो अपने कमरे से निशिका को आवाज लगाते हुए कहती है। अरे ओ नासपिटी, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। ठंडा लाऊं या गरम? लो, अब ये होठ सिलकर बैठ जाएंगी, ठंडा ही ले जाती हूँ। तभी वो पानी लेकर अपनी सास के कमरे में आती है, तो देखती है कि आंखें बंद किए हुए, सर को झुकाए हुए उसकी सास बैठी है और वो उसे पानी देते हुए कहती है। सासू माँ, पानी आपने बताया नहीं ठंडा लाऊं या गरम लाऊं, तो मैं ठंडा ही ले आई हूँ। यार, फिर नहीं सुन रही। तभी वो मंजुला को छू कर देखती है और मंजुला उसी हालत में बेड पर गिर जाती है। निशिका उसकी ये हालत देखकर डर जाती है और उसे जोर जोर से आवाजें देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर प्रणीत भी वहाँ आता है और अपनी माँ को यूं पड़ा देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ मंजुला को मृत घोषित कर दिया जाता है और इस तरह मंजुला की बीमार हालत में ही मौत हो जाती है। प्रणीत की बातें सुनकर निशिका कंबल को जोर से खींचती है, कहती है, अब ये कंबल भारी क्यों नहीं लग रहा? प्रणीत, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में। सासू माँ अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले वो यही थी। मैंने उनकी आवाज सुनी है, मैंने उन्हें आंसर भी किया है,
मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, माँ की आवाज सुनाई दी थी तो माँ दिखाई भी दी होंगी। बताओ कहाँ है? मुझे तो पूरे कमरे में कहीं नहीं दिखाई दे रही। दिखाई तो मुझे भी नहीं दी थी, लेकिन आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारा मतलब माँ की आत्मा भटक रही है क्या घर में? देखो ये सब तुम्हारा वहम होगा। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। जिसके बाद दोनों कमरे से चले जाते हैं और तभी बेड पर मंजुला की बीमार आत्मा बैठी नजर आती है और वो हंस रही होती है। एक दिन निशिका के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन उसके घर आती है। तभी मंजुला की आत्मा निशिका के शरीर में समा जाती है और तभी बेला कहती है, अरे निशिका, वो मैं कह रही थी, तेरे कपड़े उड़कर मेरी छत पर आ गए हैं, तो कभी आते जाते उन्हें ले आइयो। अरे मुई बहाने क्यों बना रही है? कहती क्यों नहीं कि टमाटर लेने के बहाने आई है? मंजुला, तू मंजुला की बोली क्यों बोल रही है? बहू, अपनी सास की याद सता रही है क्या? तुझे कैसे पता कि मैं टमाटर मांगने आई हूँ? अरे बिकारन, बिना मतलब तो तू अपने मायके नहीं जाती तो यहाँ क्यों आएगी? हाय राम, ये तो मंजुला लगती है। बिकारन तो मुझे वही कहा करती थी, कहीं उसकी आत्मा इसके अंदर तो नहीं आ गई। राम राम। बेला, सरक यहाँ से जल्दी। अरे बिकारन, कहाँ भागती है? तभी वो निशिका के शरीर से बाहर आती है और निशिका बेला को ऐसे भागते देखकर हैरान होकर बोलती है, अरे ये क्यों भाग रही है? और ये मुझे क्या हुआ था? मैं खास क्यों रही थी? अरे ओ नासपिटी, खाली खोपड़ी पर जोर ना लगा, जाकर हाथ चला और मेरे लिए चाय बना कर ला। जी लाती हूँ सासू माँ। ओह, फिर से सासू माँ की आवाज, फिर से मुझे वही वहम हो रहा है। अरे मुझे उनकी रत्ती भर भी याद नहीं आती, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी तो मुझे तुझसे उम्मीद भी नहीं थी निकम्मी। कौन बोल रहा है? सामने आओ, कौन है? सामने ही तो नहीं आ सकती तेरे। आप सासू माँ, आप सच में यहाँ है? आप तो मर चुकी हो ना? मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा है, इस घर को नहीं। सासू माँ, आप सच में आओ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? आवाज सुनकर तो पसीने छूट रहे हैं तेरे। शुक्र कर कि तू मुझे देख नहीं सकती, वरना तो डर के मारे तेरे प्राण ही सूख जाते। प्राण तो अब ये मेरे सुखा रही है। हाय, मरने के बाद भी बुढ़िया को चैन नहीं है, कैसे खास रही है। इसकी आत्मा भी बीमार है। हाय राम, क्या करूँ, कौन सी दीवार में चिपकी पड़ी हो। उसी समय प्रणीत ऑफिस से घर आता है और निशिका के चेहरे पर डर देखकर उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ निशिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ हुआ क्या? वो सासू माँ। वो प्रणीत को बता ही रही होती है कि तभी फूलदान गिरकर टूट जाता है और निशिका समझ जाती है कि उसकी बीमार सास की आत्मा ने ही उसे गिराया है और तभी वो मन में कहती है, अरे यार, ये बीमार आत्मा तो मुझे डरा रही है। अभी मैं प्रणीत को बताऊं कि नहीं? रहने देती हूँ, वैसे भी इन्हें ये मेरा वहम ही लगेगा। बोलो, माँ के बारे में क्या? तभी अचानक से घर की लाइट्स जलने बुझने लगती है। अचानक से मंजुला की आत्मा दोनों की आंखों के सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखकर निशिका डर जाती है और प्रणीत की आंखें नम हो जाती है। तभी डरते हुए निशिका कहती है, देखा प्रणीत, मैं ना कहती थी, सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। ये कोई वहम नहीं है, सासू माँ सच में है और वह ऐसे बीमार आत्मा बनके क्यों भटक रही है। उस दिन जब मैं पानी लेकर आई थी, तब भी वो ऐसे ही बेसुध क्यों पड़ी थी? मैं हमेशा कहा करती थी, मैं नहीं मरूंगी, हमेशा यहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बीमारी मेरे शरीर को खा गई और मेरे आखिरी समय में तुम दोनों ही मेरे पास नहीं थे। इसलिए मेरी बीमार आत्मा तुम दोनों को देखना चाहती थी कि तुम सुखी हो या नहीं। माँ, आपकी इस बीमार आत्मा को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या अब मेरी आत्मा का इलाज भी करवाएगा पगले? तुम दोनों को देख लिया, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अगर मैं कुछ देर पहले आ गई होती तो शायद आज आप हमारे बीच होती। नहीं बहू, तूने हमेशा गालियाँ सुनकर भी मेरी सेवा की, कभी मेरी देखभाल करने से मना नहीं किया। तुम दोनों अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारी माँ मुक्त हो रही है, अब तुम खुश रहना। जिसके बाद मंजुला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।